स्टूडेंट्स, तो यूनिट जो हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आज हम कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए लास्ट टॉपिक इसका डिस्कस करेंगे। तो हमने डिस्कस किया प्रतिस्थापन और विलोपन अभिक्रिया, नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन और विलोपन अभिक्रिया, नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन व विलोपन। यहाँ दो रिएक्शन में आपको एक साथ कंपैरिजन करूँगा कुछ बातों को। विलोपन अभिक्रिया, तो यहाँ जब नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन की बात आती है तो हम मेन SN1 और SN2 पढ़ते हैं। किस चैप्टर में की होती है SN1 और SN2? एल्किल हैलाइड वाले चैप्टर में। ये हमारे को एल्किल हैलाइड वाले चैप्टर में मिलती हैं। लेकिन नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो है पैरेलल में अल्कोहल भी शो करते हैं, सेम इन्हीं की तरह अल्कोहल भी शो करते हैं। अभी हम लोग क्लियर करेंगे इस बात को। विलोपन अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया जो है वो भी हम लोग ज़्यादातर एल्किल हैलाइड वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में सेम विलोपन अभिक्रिया जो है वो अल्कोहल वाले चैप्टर में भी मिलती है, अल्कोहल वाले चैप्टर में भी मिलती है। और इसमें जो प्रेजेंस ली होती है सांद्र H2SO4 की 1 डिग्री के साथ सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस होती है और टेम्परेचर यहाँ 443 केल्विन दिया होता है। अब यहाँ अम्ल क्यों लिया, यहाँ क्षार क्यों लिया? यहाँ नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन एल्किल हैलाइड में करवाते हैं तो क्षार लेते हैं, और जब अल्कोहल की प्रेजेंस में करवाते हैं, अल्कोहल के साथ करवाते हैं तो अम्ल लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ एक्वस KOH लिया जाता है, जलीय KOH, और यहाँ HBr एक्सेट्रा हाइड्रोजन हैलाइड लिए जाते हैं। ऐसा क्यों? देखो आप, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड CH3CH2Br, CH3CH2Br प्लस KOH जलीय, KOH जलीय। तो ये चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तो यहाँ नाभिक से नहीं कौन सा, इसमें नाभिक से नहीं न्यूक्लियोफाइल जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, कौन सा है नाभिक से नहीं? Br जो है वो नाभिक से नहीं है, Br माइनस है। तो जो इधर से नाभिक से नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम लोग नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन कर रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, तो जो इधर से नाभिक से नहीं आना चाहिए वो Br के अलावा कोई आना चाहिए। तो यहाँ इसमें नाभिक से नहीं कौन सा है? OH माइनस, OH माइनस है ना, माइनस वाला नाभिक से नहीं होता, OH माइनस। तो हम क्या करेंगे, OH को इस साइड कर देंगे, Br को इस साइड कर देंगे, नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन कंप्लीट हो जाएगा। न्यूक्लियोफाइल को एक्सचेंज करना होता है तो नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन न्यूक्लियोफाइल को एक दूसरे से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं। अब अल्कोहल का केस अगर देखें तो अल्कोहल भी नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन दर्शाता है। तो जैसे मैंने CH3CH2OH लिख दिया, CH3CH2OH। अब इसकी नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया हमने करनी है, इसकी नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमने करना है। तो अल्कोहल में बताओ नेगेटिव चार्ज वाला कौन सा पार्ट है, कौन सा पार्ट नेगेटिव चार्ज वाला है? OH माइनस, OH माइनस। अब सेम यही चीज़ है, देखो यहाँ OH माइनस इधर था, अब OH माइनस इधर आ गया, तो प्लस इधर क्या किया हमने, हाइड्रोजन हैलाइड जैसे HBr ले लिया। तो अब इसमें नाभिक से नहीं कौन सा है? HBr में नाभिक से नहीं Br माइनस। तो ये एक्सचेंज कर देते हैं हम आपस के अंदर। तो यहाँ बन जाता है CH3CH2Br प्लस H2O। तो ये अल्कोहल की नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया रहती है। तो यहाँ कुछ और बातें भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले विलोपन जो सबसे इम्पोर्टेंट है, विलोपन अभिक्रिया एल्किल हैलाइड अल्कोहल दोनों दर्शाते हैं, एल्किल हैलाइड और अल्कोहल दोनों दर्शाते हैं विलोपन अभिक्रिया। एल्किल हैलाइड की जो विलोपन अभिक्रिया होती है उसे हम लोग विहाइड्रोहैलोजनन बोलते हैं या विहाइड्रोहैलोजनीकरण बोलते हैं, यानी डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन मतलब इसमें डी मतलब निकलना, क्या क्या निकलता है? हाइड्रोजन भी निकलता है और हैलोजन भी निकलता है। तो वी मतलब कमी आना किसकी? हाइड्रोजन की और हैलोजन की। मतलब हम इसमें क्या करते हैं,
हाइड्रोजन और हेलोजन को निकाल देते हैं, यानी HX को निकाल देते हैं, HX को निकालते हैं। और जब अल्कोहल का केस आता है, अल्कोहल का जब केस आता है तो विलोपन अभिक्रिया जो होती है वो निर्जलीकरण कहलाती है। निर्जलीकरण, निर्जलीकरण, निर्जलीकरण सभी समझते हैं। क्या निकलेगा इसमें से? जल, डिहाइड्रेशन। अल्कोहल की विलोपन अभिक्रिया निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन कहलाती है। तो यहां से क्या निकलता है? जल निकलता है। तो एल्किल हैलाइड की जो विलोपन अभिक्रिया थी वो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन कहलाती है, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। तो इनमें हाइड्रोजन और हैलोजन निकलता है। ठीक है, अब आप क्लियर करें, हम लोग इस बात को डिस्कस करेंगे कि यहाँ एल्कोहलिक KOH क्यों लिया गया और यहाँ सांद्र H2SO4 क्यों लिया गया। सांद्र H2SO4 या फिर सांद्र H3PO4 यानी अम्ल लिए जाते हैं, फास्फोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल और तनु H3PO4। कब तनु H3PO4 लेंगे, कब सांद्र H3PO4 लेंगे, कब सांद्र H2SO4 लेंगे, वो भी चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, तो अल्कोहलिक KOH, पहली बात मैं एल्किल हैलाइड की करूँगा। एल्किल हैलाइड, तो एल्किल हैलाइड की विलोपन अभिक्रिया के लिए हमने क्या लिया? एल्किल हैलाइड की विलोपन अभिक्रिया क्या लिया गया? एल्किल हैलाइड की विलोपन अभिक्रिया के लिए एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH, क्योंकि एल्किल हैलाइड में एक ऐसा समूह उपस्थित है जो विलोपन अभिक्रिया में अम्ल की तरह व्यवहार कर रहा है। विलोपन अभिक्रिया में यानी जब हम इससे कुछ ना कुछ निकालते हैं वो अम्ल की तरह व्यवहार करता है। वो अम्ल, उसकी नेचर जो होती है वो एसिडिक नेचर होती है। तो एसिडिक नेचर के साथ रिएक्शन करवाना चाहते हैं तो हमें किसकी रिएक्शन करवाएंगे? एसिड के साथ अगर हम कोई रिएक्शन करवाना चाहते हैं तो क्या लेंगे हम लोग? बेस, क्षार। अब कौन यहाँ अम्ल की तरह व्यवहार करता है उसकी चर्चा हमने करनी है और कब कब वो अम्ल की तरह व्यवहार करता है। तो एल्किल हैलाइड में बीटा हाइड्रोजन जो होता है उसकी अम्लीय प्रवृत्ति होती है। बीटा हाइड्रोजन की प्रकृति कैसी होती है? बीटा हाइड्रोजन की प्रकृति अम्लीय, बीटा हाइड्रोजन की प्रकृति अम्लीय होती है। तो अम्ल के साथ क्रिया करवाने के लिए हमने क्या लिया? क्षार लिया है, क्षार लिया है। अब बीटा हाइड्रोजन क्यों अम्लीय होता है उसकी क्लियर करें हम उस बात को। तो एक चीज नोट रखना, जब भी किसी अणु में, ये आपको बुक्स में नहीं मिलने वाली है, जब भी किसी अणु में कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह लगाओ, मतलब इलेक्ट्रॉन आकर्षी मतलब जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन आकर्षी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग समूह ग्रुप लगा हो तो अल्फा हाइड्रोजन या बीटा हाइड्रोजन अम्लीय प्रकृति दर्शाते हैं। अब अल्फा कब अम्लीय प्रकृति दर्शाएगा और बीटा कब अम्लीय प्रकृति दर्शाएगा उसको हम क्लियर करेंगे। तो जब भी किसी अणु में कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह लगाओ, जैसे एल्किल हैलाइड देखो CH3CH2Br, तो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है क्या जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है क्या? कोई कौन खींचता है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर? है क्या कोई इसमें ऐसा समूह जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है? कौन खींचेगा बताओ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर इसमें? Br एक इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है ना। Br एक इलेक्ट्रॉन आकर्षी ग्रुप लगाए और इलेक्ट्रॉन आकर्षी ग्रुप लगाओ तो अल्फा हाइड्रोजन या बीटा हाइड्रोजन अम्लीय प्रकृति दर्शाते हैं। अल्फा कब और बीटा कब उसको देखें। जैसे एक एल्डिहाइड है, मान लो एल्डिहाइड में भी इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह लगाए, देखो CH3CHO, CH3CHO, C और O में से किसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है? O की। तो पाई बंध के इलेक्ट्रॉन O ले जाता है ना वो पाई बंध के इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ एल्डिहाइड जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह की तरह व्यवहार करता है। डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड जितने भी ग्रुप होते हैं वो सब इलेक्ट्रॉन आकर्षी होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ही होते हैं। डबल बॉन्डेड हो चाहे ट्रिपल बॉन्डेड हो, वो सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। ठीक है,
डबल बॉन्डेड हो या ट्रिपल बॉन्डेड हो। जब डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड ग्रुप जुड़े होते हैं, जब डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड ग्रुप जुड़े होते हैं ना, उनमें तो अल्फा हाइड्रोजन अम्लीय प्रकृति की तरह व्यवहार करता है। अल्फा हाइड्रोजन की प्रकृति अम्लीय होती है, अल्फा हाइड्रोजन की प्रकृति अम्लीय। क्यों, ऐसा क्यों, देखो आप, ये है जैसे CH3CHO, CH3CHO किसने इलेक्ट्रॉन खींचे बताओ? CHO ग्रुप में कौन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है पाई बंद के? पाई बंद के इलेक्ट्रॉन कौन खींच रहा है? ऑक्सीजन। तो O पर क्या आएगा? O पर माइनस और C पर क्या आएगा? प्लस। तो इस C के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, इस C के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो ये उस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए अपने पड़ोसी से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, यानी ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है और ये वाला H जो है प्लस के रूप में निकल जाता है। तो ये हाइड्रोजन जो है अम्लीय प्रकृति दर्शाता है। क्लियर भाई? C और O में से O की विद्युत ऋणता ज़्यादा थी, पाई बंद के इलेक्ट्रॉन कौन ले गया? O ले गया। तो O पर माइनस आया, C पर प्लस आया, इस C पर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, तो इस C ने क्या किया? अपने पड़ोसी कार्बन के हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लिए। आगे बात समझ? तो ये वाला जो हाइड्रोजन है अम्लीय प्रकृति दर्शा रहा है। अब क्रियात्मक समूह कौन सा था इसमें? क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड। तो क्रियात्मक समूह के साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है, और अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन लगे होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। यानी कुल मिला के यहाँ अम्लीय प्रकृति कौन दर्शा रहा है? अम्लीय प्रकृति का कौन है? कौन सा हाइड्रोजन अम्लीय प्रकृति का है? अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन। डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड जब ग्रुप आएंगे ना, तो वो क्या करेंगे? देखो, जैसे कोई भी ग्रुप लो आप, नाइट्रोइल हो जाए, नाइट्रोइल लेके देखो आप, जैसे मैं नाइट्रोएथेन ले लिया, तो अब बताओ N और O में से कौन इलेक्ट्रॉन खींचेगा? बताओ, N और O में से O खींचेगा इलेक्ट्रॉन। तो किसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी? बताओ, N के पास। तो N क्या करेगा? अपने साथ वाले कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं उससे इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। तो यानी यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन अम्लीय प्रकृति दर्शा रहा है। देखो आप, नाइट्रोएथेन में भी अल्फा हाइड्रोजन अम्लीय प्रकृति दर्शा रहा है। तो जिनमें भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले ग्रुप आ जाएं, इलेक्ट्रॉन आकर्षी ग्रुप डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले आ जाएं, तो उनमें किसकी प्रकृति अम्लीय होती है? अल्फा हाइड्रोजन की। अल्फा हाइड्रोजन की प्रकृति अम्लीय होती है। क्लियर? पहली बात समझ आ गई बात? तो अल्फा हाइड्रोजन की अम्लीय प्रकृति कब होगी? जब कौन सा ग्रुप आएगा? डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड ग्रुप के केस में अल्फा हाइड्रोजन की प्रकृति अम्लीय होती है। ट्रिपल बॉन्डेड ग्रुप के केस में ये ध्यान रखिएगा, आगे हम लोग जब केमिस्ट्री सेकंड की रिएक्शंस करेंगे तब ये बातें आएंगी कि कौन सा हाइड्रोजन अम्लीय प्रकृति का होगा। तो आपको पता होना चाहिए डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड ग्रुप के केस में कौन सा हाइड्रोजन? अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन अम्लीय प्रकृति का होता है। और अगर कोई ऐसा ग्रुप लगा है जो इलेक्ट्रॉन आकर्षी तो है पर सिंगल बॉन्डेड है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी तो है पर सिंगल बॉन्डेड है, जैसे Br इलेक्ट्रॉन आकर्षी तो है ना, पर सिंगल बॉन्डेड है, तो उस केस में क्या होगा? बीटा हाइड्रोजन अम्लीय प्रकृति दर्शाएगा। क्यों? देखो अब जैसे ये CH3CH2Br, तो इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? बताओ, इलेक्ट्रॉन Br खींचेगा। अब अपने इसको ओपन करके लिख लेते हैं एक बार। तो इस केस में जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा वो Br खींचेगा। तो जब Br इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो Br पर माइनस आएगा, इस C पर प्लस आएगा, इस C पर प्लस आएगा। तो अब ये C क्या करेगा? साथ वाले कार्बन के हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। तो ये वाला हाइड्रोजन जो है H प्लस के रूप में निकलेगा। समझ आ गई बात? तो इसमें क्या है? Br के साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन है और अगला कार्बन बीटा कार्बन है। इसमें तो क्रियात्मक समूह के साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन हो जाता है। अब इसमें Br में तो कोई कार्बन है नहीं, तो Br के साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है और उससे अगला कार्बन जो होता है वो बीटा कार्बन होता है। यानी कुल मिला के हाइड्रोजन कौन से कार्बन से निकला? बीटा कार्बन से निकला, यानी बीटा हाइड्रोजन निकलता है। आगे बात समझ? क्लियर है बात?
तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ग्रुप आएंगे तब तो कौन सा हाइड्रोजन निकालना होता है हमारे को, अल्फा हाइड्रोजन निकालना होता है। डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड फंक्शनल ग्रुप अगर आ जाते हैं तो अल्फा हाइड्रोजन हम लोग निकालते हैं। लेकिन अगर जैसे Br है, Cl है, ऐसे ग्रुप आ जाए सिंगल बॉन्ड वाले जो इलेक्ट्रॉन खींच रहे हो, तो उस केस में हमें बीटा हाइड्रोजन निकालना होता है। ठीक है, इसीलिए एल्किल हैलाइड की जो डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन है उसको बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं, बीटा विलोपन भी बोलते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन कौन से कार्बन से निकला है, बीटा कार्बन से। हाइड्रोजन जो है H+ जो है वो बीटा कार्बन से निकलता है, H+ बीटा कार्बन से निकलता है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, बीटा विलोपन। जनरली जो H+ होता है वो अल्फा कार्बन से निकलता होता है, लेकिन इस केस में जो H+ होता है वो बीटा कार्बन से निकलता है, इसलिए एल्किल हैलाइड की जो डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन है उसको बीटा विलोपन बोलते हैं। आगे बात समझ। अब अल्कोहल के केस में देखो अम्ल क्यों लिया, तो हाइड्रोजन अम्ल था, H+ जो था वो अम्लीय प्रकृति दर्शा रहा था, तो H+ को रिलीज करने के लिए, आसानी से बाहर निकालने के लिए हमने क्या ले लिया, क्षार ले लिया। आगे बात समझ, क्लियर है। H+ को आसानी से बाहर निकालने के लिए हमने प्रबल क्षार लिया है, अल्कोहलिक KOH लिया है। अब अल्कोहल के केस में सांद्र H2SO4 या सांद्र H3PO4 या तनु H3PO4 क्यों लिए जाते हैं, और सांद्र H2SO4 कब लिया जाता है, सांद्र H3PO4 कब लिया जाता है, तनु H3PO4 कब लिया जाता है, उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो यहाँ क्या होता है, अल्कोहल की विलोपन अभिक्रिया कौन सी है, अल्कोहल की जो विलोपन अभिक्रिया है वो कौन सी है, निर्जलीकरण। निर्जलीकरण, निर्जलीकरण मतलब क्या निकलेगा अल्कोहल से, जल निकलेगा, जल निकलेगा। तो आपको अल्कोहल से जल निकालना है, जैसे CH3 CH2OH है, इसका आप लोग निर्जलीकरण करना है, आपको विलोपन अभिक्रिया करनी है, डिहाइड्रेशन करना है, निर्जलीकरण करना है, यानी आपने HOH निकालना है। ये तो दिख ही रहा है, मैं निर्जलीकरण करना है यानी HOH निकालना है। तो क्या अल्कोहल में कहीं OH ग्रुप पड़ा है क्या, ये OH ग्रुप पड़ा है ना, OH ग्रुप पड़ा है। तो जब OH बाहर निकालना है, मतलब OH की प्रकृति कैसी होती है बताओ, OH की प्रकृति हम क्षारीय, OH होता है, OH- जो देता है वो क्षारीय होता है ना, तो OH एक क्षारीय समूह है, समझ गए, OH एक क्षारीय समूह है। तो क्षार को बाहर निकालने के लिए, क्षारीय समूह को बाहर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, अम्ल चाहिए होता है। तो इसलिए यहाँ अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया की जाती है, क्योंकि यहाँ पहले OH को बाहर निकालना होता है, तो OH को बाहर निकालने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, अम्ल की। इसलिए अल्कोहल का जो निर्जलीकरण है वो अम्ल की उपस्थिति में होता है। आगे बात समझ। अब कौन सी अल्कोहल का निर्जलीकरण आसानी से होगा, या कौन से एल्किल हैलाइड आसानी से विलोपन अभिक्रिया दर्शा देते हैं, वो बात हम लोग कर रहे हैं। तो जैसे जो अल्कोहल आसानी से विलोपन अभिक्रिया देगा वही एल्किल हैलाइड आसानी से विलोपन अभिक्रिया देगा। ये कौन सा बताओ, प्राथमिक द्वितीयक या तृतीयक, जो सामने बनाया आपके, प्राथमिक अल्कोहल है, द्वितीयक अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल है, ये है ना, प्राथमिक अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, और ये 3 डिग्री अल्कोहल है। अब अपने को ये देखना है कि इसकी विलोपन अभिक्रिया आसानी से होगी, तो किसकी विलोपन अभिक्रिया आसानी से होगी बताओ, सबसे आसानी से विलोपन अभिक्रिया कौन दर्शाएगा, वन डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री, 3 डिग्री, 3 डिग्री। कैसे सोच सकते हैं हम लोग, 2 तरीके हमारे पास सोचने के। पहले तो अल्कोहल की विलोपन अभिक्रिया है कौन सी बताओ, अल्कोहल की विलोपन अभिक्रिया कौन से, क्रम भी पूछता है, ये ध्यान रखिएगा विलोपन का। कौन सी अल्कोहल की विलोपन अभिक्रिया, निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन है। तो आपने इसमें सबसे पहले OH निकालना है, तो OH निकालना है। अब मान लो आप ये वाला OH निकालते, सपोज ये वाला OH निकालते, OH- निकालते तो इस कार्बन पर प्लस आता, ये वाला OH- निकालते तो इस कार्बन पर प्लस आता, और ये वाला OH- निकालते तो इस कार्बन पर प्लस आता। यानी यहाँ निर्जलीकरण से प्राथमिक कार्ब धनायन बनता है, बना है प्राथमिक कार्ब धनायन। यहाँ निर्जलीकरण से द्वितीय कार्ब धनायन बनता है,
और यहाँ निर्जलीकरण से तृतीय कार्ब धनायन बनता है। तो बताओ कौन सा स्थायी है? तृतीयक। तो तृतीयक वाला निर्जलीकरण आसानी से हो जाता है। एक तरीका तो ये है हम सोचने का हमारा, कि हम इस तरह सोच सकते हैं कि OH माइनस जब निकलेगा तो यहाँ प्राथमिक कार्ब धनायन बनेगा, यहाँ द्वितीयक बनेगा, यहाँ तृतीयक बनेगा, और तृतीयक कार्ब धनायन ज़्यादा स्थायी होता है, इसलिए तृतीयक अल्कोहल का निर्जलीकरण आसानी से हो जाता है। क्लियर? दूसरा तरीका सोचने का ये है कि एल्किल समूह का प्लस आई प्रभाव होता है। एल्किल समूह का प्लस आई प्रभाव होता है। तो 1 डिग्री अल्कोहल में OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसके साथ कितने एल्किल समूह लगे? एक। और एल्किल समूह का प्लस आई प्रभाव है, ये एल्किल समूह इसको इलेक्ट्रॉन देगा ना, इसको इलेक्ट्रॉन। यहां OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसके साथ कितने एल्किल समूह लगे हैं बताओ? 2। तो 2 एल्किल समूहों का प्लस आई प्रभाव है। और यहां OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसके साथ कितने एल्किल समूह लगे हैं? तो यहाँ 3 एल्किल समूहों का प्लस आई प्रभाव है। तो यहाँ एक ही एल्किल समूह इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ 2 एल्किल समूह इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, और यहाँ 3 एल्किल समूह इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो बताओ किस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व सबसे ज़्यादा होगा? प्राथमिक पर, द्वितीयक पर, या तृतीयक पर? तृतीयक कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है क्योंकि उसके साथ 3 एल्किल समूह लगे हैं जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो तृतीयक कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। तो उस बढ़े हुए इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम करने के लिए तृतीयक कार्ब धनायन क्या करता है? इस बंध के इलेक्ट्रॉन आगे दे देता है, OH निकल जाता है यहाँ से। आगे बात समझ? तो ये वाला OH आसानी से निकलेगा। 2 तरीके से सोच सकते हैं आप लोग, बाकी वो ज़्यादा इजी है कि ये OH निकालो तो 1 डिग्री बनता है, ये OH निकालो तो 2 डिग्री बनता है, और ये OH निकालो तो 3 डिग्री बनता है। और 3 डिग्री का कार्ब धनायन स्थायी होता है, इसलिए ये वाला OH पहले निकलेगा। तो क्रियाशीलता का क्रम यहाँ बनता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। आगे बात समझ? क्लियर है? चलें आगे। अब कब सांद्र H2SO4 लेंगे और कब सांद्र H3PO4 लेंगे और कब तनु H3PO4 लेंगे? सांद्र H2SO4 जो है वो प्रबल निर्जलीकारक है। स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। और सांद्र H3PO4 जो है वो उसके कंपेरेटिवली वीक है, और तनु H3PO4 जो है ये बहुत ज़्यादा वीक है, अति दुर्बल निर्जलीकारक है। अब बताओ कौन आसानी से जल निकाल सकता है? प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक? कौन आसानी से जल निकाल सकता है? तृतीयक। तो तृतीयक आसानी से जल निकाल सकता है। तो उसके लिए बताओ आपको प्रबल निर्जलीकारक चाहिए होगा, दुर्बल या अति दुर्बल? अति दुर्बल से भी काम चल जाएगा ना, क्योंकि ये तो जल निकालने को तैयार बैठा है। तो इसके लिए अगर आप अति दुर्बल निर्जलीकारक भी भेज देंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। तो तृतीयक अल्कोहल जो है वो तनु H3PO4 की प्रेजेंस में भी निर्जलीकरण अभिक्रिया दे देता है। आगे बात समझ? और अब बताओ कौन सबसे मुश्किल से निर्जलीकरण करेगा? 1 डिग्री। 1 डिग्री का निर्जलीकरण सबसे मुश्किल से होता है। तो इससे अगर आप जल निकालना चाहते हैं तो आपको प्रबल निर्जलीकारक की जरूरत पड़ती है। तो प्रबल निर्जलीकारक के रूप में हम लोग क्या लेते हैं? सांद्र H2SO4 लेते हैं। प्रबल निर्जलीकारक के रूप में सांद्र H2SO4। तो 1 डिग्री अल्कोहल से अगर जल निकालना हो तो सांद्र H2SO4 लेना अति आवश्यक हो जाता है। तो सांद्र H2SO4 तो आप कहीं भी लें वो जल निकाल सकता है क्योंकि वो प्रबल निर्जलीकारक है। लेकिन तनु H3PO4 केवल और केवल किससे जल निकाल सकता है? 3 डिग्री से। समझ आ गई बात? और 2 डिग्री के लिए हम लोग सांद्र H3PO4 का यूज भी कर सकते हैं। H2SO4 का यूज तो कहीं भी हो सकता है। सांद्र H2SO4 का यूज तो कहीं भी हो सकता है। ठीक है? सांद्र H3PO4 का यूज 2 डिग्री में और 3 डिग्री में हो सकता है, क्योंकि 1 डिग्री से वो कैपेबल नहीं होगा जल निकालने के लिए, क्योंकि 1 डिग्री आसानी से जल नहीं देता। तो सांद्र H3PO4 जो है वो 2 डिग्री से भी जल निकाल सकता है और 3 डिग्री से भी निकाल सकता है। और तनु H3PO4 जो है वो केवल और केवल किससे जल निकाल सकता है? 3 डिग्री से। आगे बात समझ? क्लियर? चलें आगे।
अब मैं निर्जलीकरण के कुछ केस यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे CH3CH2OH सांदर H2SO4 443 केल्विन टेम्परेचर, द्वितीयक भी लिख देते हैं CH3OH सांदर H3PO4 भी लिख सकते हैं, H2SO4 भी लिख सकते हैं। H2SO4 तो सभी से निकाल देगा ना, बाकी यहाँ 443 केल्विन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, 443 केल्विन से कम पर ही काम चल जाएगा, क्योंकि ये आसानी से निर्जलीकृत हो जाता है। और एक 3 डिग्री लिख देते हैं। CH3C CH3CH3OH। यहाँ आपको तनु H3PO4 से भी काम चल सकता है, साथ में गर्म करना पड़ेगा। अब जल निकालना है, जल निकालना है यानी HOH निकालना है। HOH HOH HOH, तो OH निकाल ले तो ये OH गया। अब H कहाँ से निकालोगे बताओ, CH2 से या CH3 से? CH3 से, क्योंकि हम लोग CH2 का एक बॉन्ड खाली कर चुके हैं, CH2 का एक बॉन्ड खाली कर चुके हैं। तो अगला बॉन्ड हम क्या करेंगे, CH3 का खाली कर देंगे, तो दोनों का एक एक बॉन्ड खाली हो जाएगा। तो यहाँ से H निकालेंगे। अब जब दोनों का बॉन्ड खाली हो जाएगा तो क्या करेंगे, इसको और इसको आपस में जोड़ देंगे और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, एथीन बन जाएगी। क्लियर? ऐसे ही यहाँ से OH निकालेंगे, जल निकालना है तो OH निकालना पड़ेगा। अब OH निकालते ही CH का बंद खाली हो गया, तो अगला बंद किसका खाली करोगे, किसी भी CH3 से निकाल दें। अगला बंद पड़ोसी से खाली करना होता है, दोनों पड़ोसी सेम है तो किसी से मर्जी H निकाल दें, जिससे आपकी इच्छा हो। तो इससे H निकाल दें तो क्या करेंगे हम लोग, CH2 बंद खाली हो जाएगा, आगे CH का बंद भी खाली है तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, और CH के आगे फिर CH3 जुड़ा रहेगा, यानी प्रोपीन बन जाएगा। क्लियर? प्रोपीन बन गया। अब यहाँ चलें अगर अपने, तो ये OH गया, किससे जुड़ा हुआ था OH, C से, तो C का बंद खाली होगा। अगला बंद किसका खाली करेंगे, C के निकटवर्ती समूह का। तो C के निकटवर्ती समूह देख लो, सेम है या अलग अलग है, C के निकटवर्ती ग्रुप सेम है या अलग अलग है, सेम है, तो किसी से मर्जी H निकालें। अगर अलग अलग होते ना तो फिर दोनों से H निकालना पड़ता, और सतजैफ नियम के अनुसार हमें मुख्य उत्पाद बताना पड़ता, जो हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में ना। तो अभी OH गया तो C का बॉन्ड फ्री होगा, तो अगला बॉन्ड जो है C के नाइबर का हमें फ्री, C के नेबर का हमें फ्री करना पड़ता है। C का नेबर देख लें हम लोग, तो तीनों नेबर बिल्कुल सेम है, तो हम किसी भी ग्रुप से H निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ से H निकाल दिया तो यहाँ क्या बच गया, CH2, आगे क्या आ गया, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ C, और C के साथ अब और क्या क्या जुड़ा हुआ है, 2 CH3 जुड़े हैं, तो एक CH3 ये लगा दिया, एक CH3 ये लगा दिया, तो ये बन गया 2 मिथाइल प्रोपीन। सही है? क्लियर? अब ब्यूटेन टूओल का केस भी देख लेते हैं। सतजैफ रूल को एक बार और फॉलो कर लेते हैं हम लोग, हालांकि हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, फिर आगे थोड़ा सा अगला स्टेप मैं आपको क्लियर करूंगा। CH3 CH CH2 CH3, तो कंसनट्रेटेड H2SO4 या H3PO4 जो भी आप लेना चाहें, ऑलमोस्ट 400 केल्विन, 410 केल्विन के आसपास यहाँ काम चल जाता है, पर 443 केल्विन नॉर्मली दिया होता है कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो अपने वही लिख दिया। तो अब इससे अपने को दिख जाना चाहिए कि कंसनट्रेटेड H2SO4 लिया हुआ है, तो वाटर रिमूव करना है, तो HOH निकाल लिया, HOH, तो OH गया, सबसे पहले तो OH निकाला ये वाला, तो किसका बॉन्ड फ्री हुआ, CH का, तो अगला बॉन्ड इसके नेबर का फ्री करना है। अब कितने नेबर हैं इसके, 2। अब ये देखेंगे कि दोनों नेबर सेम है क्या, अलग अलग हैं, दोनों नेबर अलग अलग हैं,
तो एक बार इससे H निकालेंगे और एक बार इससे H निकालेंगे, यानी दो प्रोडक्ट बनने वाले हैं अपने पास। तो पहली बार जब इससे H निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ CH2 बॉन्ड फ्री हो जाएगा। CH का बॉन्ड फ्री पड़ा है तो क्या करेंगे बताओ, डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये फ्री बॉन्ड आपस में जुड़ जाएंगे और डबल बॉन्ड बन जाएगा, ब्यूट 1। और अगली बार इससे जब H निकालेंगे इससे, तब क्या बनेगा, ब्यूट 2। अब सतजैफ नियम क्या कहता है, कौन सी एल्कीन मुख्य है, जिसके द्विबंधित कार्बन से अधिक एल्किल समूह जुड़े होते हैं। सतजैफ रूल के अकॉर्डिंग वो एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है जिसके द्विबंधित कार्बन से अधिक एल्किल समूह जुड़े होते हैं, यानी अधिक प्रतिस्थापित एल्कीन जो होती है वो मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है, अधिक प्रतिस्थापित एल्कीन। तो अधिक प्रतिस्थापित एल्कीन कौन सी है, ब्यूट 1 या ब्यूट 2 इन। ब्यूट 2 के साथ दो एल्किल ग्रुप जुड़े हैं, ब्यूट 1 के साथ डबल बॉन्डेड कार्बन से एक ही एल्किल ग्रुप जुड़ा है, तो ब्यूट 1 लघु यानी मेजर हो गया और ब्यूट 2 मुख्य हो गया। क्लियर। अब अगला एग्जाम्पल, नियोपेंटिल अल्कोहल का निर्जलीकरण करना है आपने। नियोपेंटिल अल्कोहल का निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन। अब नियो ग्रुप क्या होता है, नियो ग्रुप एक कार्बन के साथ आगे 4 कार्बन जुड़े होते हैं और इसका बॉन्ड फ्री कर दें आप लोग, उसके बाद वैलेंसी पूरी करेंगे तो यहाँ 3H लग जाएंगे, यहाँ 3H लग जाएंगे, यहाँ 3H लग जाएंगे और यहाँ 2H लग जाएंगे। सही है। अब पेंटिल में कितने कार्बन होगा, पेंटिल में 5, तो 5 कार्बन यहाँ ऑलरेडी लगे हुए हैं, पूरे हैं। नियो ग्रुप लगा हुआ है और पेंटिल यानी 5 कार्बन लगे हुए हैं, तो वो सेट है सारा काम। अल्कोहल क्या होता है, अल्कोहल OH। अब इसका आपको निर्जलीकरण करना है, ये दे दिया गया, तो बनाओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो पहले क्या निकालोगे, HOH निकालना है ओवरऑल, तो आप OH निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे आगे, क्या करेंगे, पड़ोसी कार्बन से H निकालना होता है जनरली, है ना, यहाँ है क्या, तो फिर क्या होगा, इसका निर्जलीकरण होगा, इसका निर्जलीकरण होगा, बिल्कुल होगा। और यहाँ जो प्रोडक्ट बनेंगे वो एक तो बनेगा 2-मेथिल ब्यूट 2 और एक बनेगा 2-मेथिल ब्यूट 1। क्यों, कैसे, देखो आप, यही चीज़ हमें क्लियर करनी है जो हमारे 12th लेवल से ऊपर की है। तो आप ये बताएं कि कौन सा कार्बन स्थायी था, प्राथमिक, द्वितीय या तृतीय। तो अगर ऐसा केस कोई आपके पास आ जाता है, मैं आपको रिएक्शन प्रतिस्थापन में भी ऐसी रिएक्शन क्लियर करूंगा, ऐसा केस कोई आपके पास आता है तो ये पहले आपने OH निकाला OH निकालने के बाद OH पे क्या आवेश था, OH पे माइनस, तो OH माइनस चला गया तो यहाँ CH2 पे क्या आ गया, प्लस आ गया CH2 पे प्लस। ठीक है। अब ये कौन सा कार्बन है, 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री, 1 डिग्री है। अगर 1 डिग्री पड़ोसी से कुछ लेकर, 1 डिग्री कार्बन अस्थायी होता है ना, अस्थायी होता है, पड़ोसी कार्बन से कुछ लेकर अगर किसी तरह 3 डिग्री में, 2 डिग्री में बदल सकता है तो उसे बदलना होता है, क्योंकि इसके कंपेरेटिवली 2 डिग्री या 3 डिग्री जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं। सही है ना।
तो इसके कंपेरेटिवली 2 डिग्री या 3 डिग्री स्टेबल होते हैं। तो अगर कोई अस्थायी चीज़ स्थायी में बदल सकती होती है तो उसे हम मैकेनिज्म में बदलते होते हैं, क्रियाविधि में बदलते होते हैं। अब आप इसका पड़ोसी देखें तो इसका पड़ोसी कार्बन ये वाला है C। अब इससे जो ग्रुप जुड़े हैं, जो भी ग्रुप जुड़े हैं, उसमें से कोई ग्रुप अगर हम उधर शिफ्ट कर दें, उधर शिफ्ट कर दें इसके पास, जैसे इसके साथ कौन कौन से ग्रुप जुड़े हैं बताओ पहले, पड़ोसी कार्बन के साथ कौन कौन से ग्रुप जुड़े हैं? 3 CH3 जुड़े हैं। तो एक CH3 को आप इधर शिफ्ट करके देखें, एक CH3 को इधर शिफ्ट करके देखें आप, तो CH3 C CH3 CH2 और ये CH3, ये शिफ्ट कर दिया हमने CH3 इधर, मैथिल शिफ्ट बोलते हैं इसको। समझ आ गई बात? CH3 शिफ्ट कर दिया। अब CH3 शिफ्ट कर दिया तो इसके तो बंद पूरे हो गए, इसके बंद तो पूरे हो गए, तो प्लस आ गया इस पर। अब बताओ कौन सा कार्बोनाइन बन गया? ये 3 डिग्री, और 3 डिग्री कार्बोनाइन जो होता है वो स्थायी होता है, अतः यहाँ मैथिल शिफ्ट करनी होती है। समझ आ गई बात? लग गया पता? अब आप H निकाल लेंगे पड़ोसी कार्बन से। अब ये 3 डिग्री कार्बोनाइन बन गया, अब पड़ोसी से H निकाल लोगे। अब इसके पड़ोसी देखो कितने पड़ोसी है इसके? 3 कौन कौन से? CH3 CH3 CH2। कितने सेम है? कितने पड़ोसी सेम है? 2 पड़ोसी सेम है ना, 2 पड़ोसी सेम है। तुम दोनों में से किसी से भी H निकाल लो, एक ही बात रहेगी, और एक H इससे निकाला जाएगा। वो मैं ऊपर बना चुका हूँ, देखो इससे H निकाल के मैंने ये प्रोडक्ट बताया जो आपको मुख्य उत्पाद था। समझ आई बात? या H नहीं आएगा बीच वाले पर क्योंकि 5 बंद हो गए उसके, यहाँ C रहेगा। तो ये मुख्य उत्पाद बन गया आपके पास, है ना। और अब और आप इससे H निकाल लेंगे, तो जब इससे H निकालेंगे तो क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH2 CH3। तो ये बन गया 2 मैथिल ब्यूट 1 और ये बन गया 2 मैथिल ब्यूट 2 कौन सा मुख्य है? 2 मैथिल ब्यूट 2 मुख्य है। समझ आई बात है नहीं आई? सतजैफ नियम से मुख्य हो गया ये। इसमें 3 एल्किल ग्रुप लगे हैं, इसमें 3 एल्किल ग्रुप लगे हैं और इसमें 2 एल्किल ग्रुप लगे हैं। तो जिसमें 3 एल्किल ग्रुप लगे हैं वो मुख्य उत्पाद होता है। क्लियर? चलें आगे। अब ऐसे ही एक 12th की बुक में भी मैकेनिज्म दी हुई है एक, लेकिन पेपर जब हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है तो पीछे के क्वेश्चनों में दी हुई है। क्वेश्चन क्या है देखो, अब समझना बात को। उसमें आपको उसने ये दिया हुआ है, क्या बन गया ये? 3 मैथिल ब्यूटेन 2 ऑल। सही है? 4 की श्रृंखला हो गई, 4 की चेन हो गई, कार्बन चेन। नंबरिंग उधर से जिधर से फंक्शन ग्रुप नजदीक है, तो फंक्शन ग्रुप कौन सा इसमें? OH। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 नंबरिंग दे दी। तो 3 नंबर पे मैथिल ग्रुप लगा है, 2 नंबर पे OH यानी ओ लगा है, और 4 की श्रृंखला है, चारों में सिंगल बॉन्ड है। तो 3 मैथिल, 3 नंबर पे मैथिल लगा है, 4 की श्रृंखला है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, 2 नंबर पे OH है तो 2 ऑल। क्लियर? और इसके साथ जो उसने रिएक्शन करवाई है वो करवाई है HBr की, प्लस लिख दिया HBr, और ये कहा है इसकी क्रिया विधि क्या होगी। तो अब कॉमन सी बात है, HBr लिया है तो ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन का एग्जाम्पल बन गया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आ गया ये, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो अब अल्कोहल से क्या होगा? OH आएगा, OH आएगा, और इससे H आएगा, यही होगा ना। Br यहाँ आना है OH की जगह, Br यहाँ। ये 90% स्टूडेंट गलत करके आएंगे क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग क्या होता है सीधा करते हैं OH H, जल निकल गया क्या,
जल निकल गया तो हम लोग इसको ऐसे ऐड कर देते हैं कि यहाँ बी आर आ गया, यही होगा। जनरली यही करते हैं हम लोग कि जल निकल गया और बी आर यहाँ आ गया, सही है। लेकिन ये प्रोडक्ट जो है सही नहीं है, ये प्रोडक्ट गलत है, ये नहीं बनेगा यहाँ। क्यों नहीं बनेगा उसको देखो। अब सेम वही चीज़ है, देखो क्या निकालोगे अल्कोहल से, अल्कोहल से क्या निकालोगे बताओ, OH निकालोगे। तो अब आपको यहाँ क्या सोचना है कि अगर आप OH माइनस निकाल देते हैं तो इस कार्बन पर प्लस आता है, आएगा प्लस। तो ये कौन सा कार्बन है बताओ, 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री? 2 डिग्री कार्बोनाइन बन गया ये। और 2 डिग्री कार्बोनाइन से स्थायी कौन होता है, 3 डिग्री। तो अगर ये पड़ोसी से कुछ लेकर 3 डिग्री बन सकता है तो इसको 3 डिग्री बनाना होता है। अगर ये पड़ोसी से कुछ लेकर 3 डिग्री बन सकता है तो इसे 3 डिग्री बनाना होता है। अब इसका पड़ोसी देखो, इसका पड़ोसी एक तो ये है और एक ये, सही है, 2 पड़ोसी हैं इसके। अब आपके पास ये चीज बनी हुई है, देखो अब इस पड़ोसी के पास देने के लिए क्या है बताओ, उसको कौन सा समूह है देने के लिए, H है। तो अगर आप यहां से मान लो H शिफ्ट करके उधर ले जाएं, अगर H शिफ्ट करके उधर ले जाएं तो यहाँ 2 H रह जाएंगे। अब यहाँ से प्लस हट जाएगा क्योंकि इधर तो H जुड़ गया और प्लस यहाँ लग जाएगा। तो कौन सा कार्बोनाइन बन जाएगा, कौन सा बन गया, 3 डिग्री या 1 डिग्री? 1 डिग्री। तो 1 डिग्री स्टेबल होता है क्या 2 डिग्री से? नहीं होता, यानी इस कार्बन से हम शिफ्टिंग नहीं करेंगे। क्लियर? इस कार्बन से हम लोग शिफ्टिंग नहीं करेंगे क्योंकि इस कार्बन से अगर शिफ्टिंग करते हैं तो 1 डिग्री कार्बोनाइन बनता है जो कि उसकी तुलना में अस्थायी है। अब इधर वाले पड़ोसी को सोचो, इधर वाले पड़ोसी के पास देने के लिए क्या क्या है बताओ, हाइड्रोजन है और CH3 है। हाइड्रोजन भी पड़ा है और CH3 भी पड़ा है, ठीक है। अब आप मान लें इधर CH3 शिफ्ट करें, सपोज कि CH3 शिफ्ट करें। अगर हम यहाँ से CH3 शिफ्ट कर देते हैं, बुक्स कहती है कि हाइड्रोजन शिफ्टिंग CH3 की तुलना में आसानी से होती है। क्यों होती है वो पता लग जाएगा। तो CH3 अगर मान लो यहाँ शिफ्ट कर देते हैं हम, ये कर दिया तो ये कार्बोनाइन बन गया। अब ये कार्बोनाइन बन गया, कौन सा कार्बोनाइन है ये, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री? 2 डिग्री। सेम ही रह गया, देखो वो वही के वही रह गया, जैसा वो था वैसा ही है, कोई चेंज नहीं आया, है ना। या सीधा सोच लो 2 डिग्री का 2 डिग्री रह गया, तो ये शिफ्टिंग भी नहीं होगी, ठीक है। अब और क्या है इसके पास शिफ्ट करने के लिए, CH3 के अलावा क्या है, हाइड्रोजन। तो अगर आप हाइड्रोजन शिफ्ट करते हैं तो हाइड्रोजन अगर यहाँ से निकाल के इसको दे देते हैं तो ये तो CH2 हो जाएगा और इस पे प्लस आ जाएगा। अब कौन सा बन जाएगा बताओ, 3 डिग्री कार्बोनाइन बन जाएगा। तो यहाँ कौन सी शिफ्टिंग होगी, हाइड्रोजन शिफ्टिंग। क्लियर? समझ आ गया हाइड्रोजन शिफ्ट क्यों हुआ है। अब Br माइनस को जुड़ना है तो बताओ Br माइनस कहाँ जुड़ेगा बताओ भाई, HOH तो आपने निकाल लिया, अब Br माइनस बच गया जुड़ने के लिए, कहाँ जुड़ेगा बताओ, जिस C पर प्लस लगा है, जिस C पर प्लस लगा है यहाँ जुड़ेगा। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा 2 ब्रोमो 2 मैथिल ब्यूटेन बनेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ऊपर वाला भी इंपॉर्टेंट है जो आपको बताया नियोपेंटिल अल्कोहल का निर्जलीकरण, ये भी इंपॉर्टेंट है। समझ आई बात या नहीं आई? क्लियर है रिएक्शन? तो अगर 1 डिग्री या 2 डिग्री आपने सोच लेना है कि अगर कोई ऐसा केस है आपको लग रहा है श्रृंखला चेन शाखित है, शाखित श्रृंखला है, तो उसमें जरूर सोचे कि 2 डिग्री 3 डिग्री बन सकते हैं या नहीं बन सकते। समझ आई बात? शाखित में जरूर शिफ्टिंग करके सोचे। क्लियर? क्योंकि ब्रांच होगा तो वो 2 डिग्री 3 डिग्री में कन्वर्ट हो सकता है। लग गया पता? मोस्टली 3 डिग्री में ही कन्वर्ट करना होता है अपने को, तो ब्रांचिंग वाले केस में 3 डिग्री बन जाता है, तो उस केस में शिफ्टिंग होती है। आगे समझ, चले आगे। अब लास्ट आती है पुनर्विन्यास अभिक्रिया, रीअरेंजमेंट रिएक्शन।
रीअरेंजमेंट रिएक्शन, पुनर्विन्यास अभिक्रिया। तो इसमें कुछ भी नहीं होता। रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, पुनर्विन्यास का मतलब क्या होता है, कुछ निकलना। कुछ निकलना मतलब होता है क्या इसका, नहीं, कुछ जुड़ना, आपस में बस रीअरेंज होते हैं ग्रुप, है ना। यानी कोई मान लो एक ये 4 बंदे बैठे हैं, ये वाला बंदा इधर आ जाए, ये वाला बंदा इधर चला जाए, यही होता है ना रीअरेंज, सही है। तो कुछ भी निकलता नहीं है, कुछ जुड़ता नहीं है, सिर्फ क्या होता है, ग्रुप जो होते हैं वो अपनी जगह बदलते हैं, ग्रुप अपनी जगह बदलते हैं। तो क्या अणुसूत्र बदलेगा क्या, जब ग्रुप जगह बदलेंगे तो कोई अणुसूत्र बदलेगा क्या, मोलिकुलर फॉर्मूला कहीं चेंज आएगा क्या, नहीं आएगा। तो पुनर्विन्यास अभिक्रिया में समावयवी बनते हैं, पुनर्विन्यास अभिक्रिया में समावयवी बनते हैं। तो ये एक समावयवीकरण अभिक्रिया है, यहाँ समावयवी बनते हैं, आइसोमर बनते हैं, फार्मूला चेंज नहीं होता है, मोलिकुलर फार्मूला वही रहता है। समझ आ गई बात। तो यहाँ समावयवी बनते हैं, समावयवीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है पुनर्विन्यास अभिक्रिया, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। क्लियर। अब आप देखें, जैसे मान लो एन ब्यूटेन है, एन ब्यूटेन की रीअरेंजमेंट रिएक्शन करनी है अपने को, तो निकलेगा तो कुछ नहीं, जुड़ेगा कुछ नहीं, 4 कार्बन ऐसे ही रहेंगे, बस पहले लीनियर चेन में थे, अब ब्रांच में आ जाएंगे। तो ब्रांच में लगाओगे तो सेकंड कार्बन पे लगा दोगे, क्लियर। ये बन गया 2 मेथिल प्रोपेन। ये होता है रीअरेंजमेंट ना, कुछ निकलता नहीं, कुछ जुड़ता नहीं, सिर्फ क्या होता है, ग्रुप रीअरेंज होते हैं। लग गया पता। ये तो वैसे जनरल सी रिएक्शन है, एक नाम ही करना है इसका। तो मेन जो आपके पास है, एक तो आपने जो योगात्मक अभिक्रिया पढ़ी उसके एग्जाम्पल आपने ध्यान रखने हैं। एडिशन रिएक्शन के 3 प्रकार की थी। इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक कौन दर्शा रहा था, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक एल्कीन एल्काइन, और नियम कौन सा लग रहा था, मार्कोनिकॉफ। मुक्त मूलक योगात्मक कौन दर्शाता है, मुक्त मूलक योगात्मक एल्कीन एल्काइन ही जनरली ये शो करते हैं। और इसमें जो नियम लगता है कौन सा, एंटी मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम। और तीसरी थी नाभिक स्नेही योगात्मक, ये कौन दर्शाता है, नाभिक स्नेही योगात्मक ग्लूकोलिफरिक एडिशन, कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड और कीटोन। यहीं से क्वेश्चन निकल जाता है पहली बात तो, कि कार्बोनिल यौगिकों की लाक्षणिक अभिक्रिया कौन सी है, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है। उसके बाद आई हमारे पास प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन हमने 3 प्रकार का पढ़ा। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन कौन शो करता है, एरोमेटिक यौगिक, एरोमेटिक यौगिक। और इस एरोमेटिक यौगिक में जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। उन चारों के अभिकर्मक आपको पता होने चाहिए, विशेष करके नाइट्रीकरण के। नाइट्रीकरण से क्वेश्चन ज़्यादातर आता है, हो जाएगा। उसके बाद आई मुक्त मूलक प्रतिस्थापन। मुक्त मूलक प्रतिस्थापन ये कौन शो करता है, एल्केन या एल्किल ग्रुप अगर लगाओ, चेन अगर चेन दिखाई गई आपको एरोमेटिक यौगिक के साथ, तो उसमें एल्किल ग्रुप होता है, तो वहाँ मुक्त मूलक प्रतिस्थापन संभव है। ठीक है, तो ये एल्केन यानी सिंगल बॉन्डेड वाले ग्रुप करेंगे। और उसके बाद हमारे पास है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन एल्कोहल भी शो करता है और एल्किल लाइड भी शो करते हैं, और 2 प्रकार की होती है। ये कौन कौन सी, SN1 और SN2। SN1 और SN2। SN2 में क्रियाशीलता का क्रम पूछ लेता है, तो SN2 है तो कितने पदों में होगी, SN2 है तो 1 पद में, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, सबसे कम सबसे ज़्यादा मैथिल हैलाइड होगा। और 2 पदों में जो होती है उसमें पहले कार्ब धनायन बनता है, तो 3 डिग्री कार्ब धनायन ज़्यादा स्थायी होता है, तो उसमें सिक्वेंस रहता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। क्लियर। सेम यही सिक्वेंस रहेगा किसका, E1 और E2 का, E1 और E2। तो अगली आती है विलोपन अभिक्रिया, एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन विलोपन अभिक्रिया, E1 E2। सेम बातें, ये 2 पदों में संपन्न होगी, 2 पदों में संपन्न होती है E1 जो है 2 पदों में संपन्न होती है। कार्ब धनायन बनता है, तो कौन सा कार्ब धनायन स्थायी होता है, 3 डिग्री
तो वही 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री सीक्वेंस रहेगा। और E1 जो है उसका जो विलोपन है वो आसानी से हो जाता है। हमने डिस्कस किया था कि कौन सा यौगिक आसानी से विलोपन दर्शाएगा, तो 3 डिग्री आसानी से विलोपन दर्शाता है, क्योंकि सेम वही बात है। ये तो 3 डिग्री आपने HBr निकालना है, ठीक है, और ये 1 डिग्री आपने HBr निकालना, पहले Br गया तो ये तृतीयक कार्बन आयन बना, ये Br जाता है तो प्राथमिक कार्बन आयन बनता है। तो कौन सा कार्बन आयन स्थायी है, 1 डिग्री या 3 डिग्री? तो 3 डिग्री वाला आसानी से बन जाता है। तो ये विलोपन अभिक्रिया आसानी से होती है E1 वाली आसानी से हो जाती है। इसलिए मैंने आपको यहाँ बताया था कि यह दुर्बल क्षार भी लिया जा सकता है, दुर्बल क्षार ओनली इथाइल अल्कोहल भी ले सकते हैं आप लोग, बताया था ना, याद है। और साथ में क्या देगा, वो गर्म करेगा उसको, ये ध्यान रखना। इथाइल अल्कोहल के साथ अगर गर्म करने का बता रहा है तो वो E1 है, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। और E2 में हमें प्रबल क्षार लेने पड़ते हैं। प्रबल यहाँ ले लोगे तो भी चलेगा। हमारी बुक यहाँ 12th लेवल की जो बुक है वो यहाँ अल्कोहलिक QH ही देती है, वो उतना गहराई में नहीं जाती। लेकिन अपने को देखना है कि 3 डिग्री आसानी से क्रिया कर देता है, तो यहाँ अल्कोहल के साथ गर्म करने पर भी ये रिएक्शन हो जाती है। और E2 में जो क्रम रहता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, समझ गए। और यहाँ प्रबल क्षार की जरूरत पड़ती है, क्योंकि 1 डिग्री विलोपन अभिक्रिया आसानी से नहीं दर्शाता, तो यहाँ हम लोग अल्कोहलिक QH लेते हैं। क्लियर। और ये अल्कोहल में भी हो सकती है निर्जलीकरण अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया जो है वो अल्कोहल में भी होती है, निर्जलीकरण अभिक्रिया। 1 डिग्री देता है तो सांद्र H2SO4 लेना है, 2 डिग्री देता है तो सांद्र H3PO4 भी दे सकता है आपको, और 3 डिग्री तनु H3PO4 भी दे सकता है। 3 डिग्री का निर्जलीकरण तीनों से ही हो सकता है, क्योंकि 3 डिग्री तो चल देना ही देना है। 1 डिग्री का निर्जलीकरण केवल सांद्र H2SO4 से होता है, और 2 डिग्री का सांद्र H2SO4 और सांद्र H3PO4 से होता है। लग गया पता। KOH तो प्रबल क्षारीय है वैसे भी। अल्कोहल जो है, अल्कोहल खुद जो प्राइमरी अल्कोहल है, ये एक इलेक्ट्रॉन दाता बन जाता है। अल्कोहल है ना, इलेक्ट्रॉन दाता ग्रुप C2H5OH। तो इलेक्ट्रॉन दाता की प्रकृति भी कैसी होती है, क्षारीय, समझ गए। तो एक तरह से दोनों जो क्षारीय होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस एक क्रिएट कर देते हैं। तो अल्कोहल भी यहाँ इलेक्ट्रॉन दाता की तरह व्यवहार करता है, ये भी क्षारीय नेचर रखता है, अल्कली नेचर रखता है।